हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। प्रभात खबर में एक न्यूज़ प्रकाशित किया गया था 3 जुलाई 2021 को। इसमें ये लिखा गया है कि फिर से प्रबंधन वित्तीय संकट का रो रहा है रोना। और ये भी बोला गया है कि बेस बोर्ड 9 और 10 में वेतन व भत्तों के सवाल पर जेबीसीसीआई सदस्यों को करनी पड़ रही थी प्रबंधन के साथ बार्गेनिंग। आपको बता दें, इसमें बहुत सारा पॉइंट बताया गया है, जिसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि जो कोयला उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है, उसमें जब भी वेतन समझौता का टाइम आता है तो कोल इंडिया लिमिटेड को लेके और यूनियन को लेके काफ़ी उसमें विवाद चलता है, पैसे को बार्गेनिंग को लेके। तो आपको बता दें कि वेज बोर्ड लगातार से ऐसा नहीं था, लगातार 10 वेज बोर्ड तक सही था, उसमें 9 जो वेज बोर्ड बैठा था, यानी कि जेबीसीसीआई 9वां का जब मीटिंग हुआ था उसमें कुल मिलाकर के ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई थी, 29% की बढ़ोतरी की गई थी। और वेज बोर्ड 10 की बात करें तो उसमें 31% की बढ़ोतरी की गई थी। ये सब मैं बता रहा हूँ, सब मिला करके, यानी जितने भी अलाउंसेस है सब जोड़ जाड़ के बता रहा हूँ कि जेबीसीसीआई 11 में यानी नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 9वां जब हुआ था तो उसमें 29%, और जब 10वां हुआ था उसमें 31% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन टाइम के साथ साथ देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसमें धीरे धीरे वेतन जो है उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। पहले यूनियन जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन टाइम के साथ साथ यूनियन उतनी बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे थे प्रबंधन के साथ। न्यूज़पेपर में लिखा है कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसमें पहले के जेबीसीसीआई नेताओं ने इस उद्योग के लिए जो कर दिया अब वह संभव नहीं है। जेबीसीसीआई को बैठक में सरकार की भाषा कोयला प्रबंधन बोल रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है। इसमें ये भी लिखा है कि जेबीसीसीआई सदस्य भी अब पहले की तरह कोल इंडिया को बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। और एक और सामंजस्य इसमें देखने वाला बात यह है कि इसमें बोला गया है कि अगर 11वां मीटिंग हो भी जाता है, जेबीसीसीआई 11वां का मीटिंग अगर हो भी जाता है और सही तरीके से हो भी जाता है और कुछ अलाउंसेज जो है उसमें बढ़ोतरी होती भी है, तो 12वां होगा भी या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि लेबर कोड लागू होने वाला है कोल इंडिया लिमिटेड में। अगर वो लागू हो जाता है तो यूनियन को इंटरनल वोटिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा, जिसमें जितने भी यूनियन है उनका इंटरनल वोट दिया जाएगा। अगर 20% जिस भी यूनियन को वोट मिलता है वही यूनियन सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सिस्टम भी है और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे लेकर के ये सामंजस्य है कि 12वां वेज बोर्ड जो है वो होगा भी या नहीं होगा, इसको लेके काफ़ी आशंका देखने को मिल रहा है। और प्रभात खबर में ये भी प्रकाशित किया गया है कि कोल इंडिया को कोयला प्रोडक्शन से अब तक जो फ़ायदा हुआ है लगभग वो 63,000 करोड़ रुपया है, लेकिन सरकार ने कोल इंडिया को कंगाल बना दिया है। कोल इंडिया के पास वर्तमान पूंजी शून्य है, यानी जीरो है। कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें बीसीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसमें बीसीसीएल सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति से जूझ रहा है। कोल इंडिया की हालत आने वाले टाइम में और भी ख़राब होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि सरकार ने कोयला का व्यवसाय करने को लेकर कानून बना दिया है। ये सब बातें प्रभात खबर में प्रकाशित की गई है। इसका मैं जो कटिंग होगा वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या मैं फेसबुक पेज में भी इसको पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये भी इसमें बताया गया है कि अब जो निजी मालिक हैं और पूंजीपति हैं उसको कोयला खदान देने के साथ साथ कोयला बेचने का भी ऑर्डर दे दिया गया है। जैसे जो निजी मालिक हैं वो अपनी उसमें दाम में जो है वो मनमानी करेंगे, और वही कोल सेक्टर में जो भी निजी मालिक आएंगे मजदूरों के बारे में कितना नहीं सोचेंगे, वो अपने तौर पे मजदूर रखेंगे और उन मजदूरों को उतना वेतन नहीं देंगे। जैसे हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी का भी हालत देख ही रहे हैं, तो वही स्थिति हो जाएगी। अगर वेज बोर्ड 10 का आंकड़ा हम लोग देखेंगे तो उसके अनुसार 2016-17 में कोल इंडिया का जो मुनाफा था वो 14,433 करोड़ के आसपास था, जो कि पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसका अमाउंट बताया गया था। वहीं 15-16 में ये 21,000 था, और यानी मुनाफा में 7,000 माइनस का बढ़ोतरी हुआ था, मतलब 33% की कमी आई थी। इधर जो एटक के लखन लाल महतो है, एटक नेता जेबीसीसीआई और सदस्य है लखन लाल महतो, उन्होंने ये कहा है कि 90 दशक में जो सरकार आई थी उनकी नई आर्थिक और औद्योगिक नीति से 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। शुरू में इस नीति का विरोध किया गया था, लेकिन ज़्यादातर मजदूर वर्ग और आम जनता इस नीति को नहीं समझ पाई थी, इसके आने वाले नुकसान को नहीं समझ पाई, और इन्हीं नीतियों ने आज दुनिया और देश के सामने मेहनत कश जो वर्ग है उसके समझ एक सवाल खड़ा कर दिया है
कि जो रोज़गार है वो घटता जा रहा है, उद्योग धंधे जो हैं वो बंद हो गए हैं, देश में जो संसाधन है उसमें कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है। सरकार कोल इंडिया को तोड़ना या बर्बाद करना चाहती है। सिर्फ कोयला उद्योग ही नहीं बल्कि देश के तमाम पब्लिक सेक्टर विरोधी जो कंपनी है उसके विरोध में सरकार दिख रही है। राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन यानी इंटेक के अंदर जो कंपनी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक जय मंगल सिंह, उन्होंने ये कहा है कि कोयला उद्योग को श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था और आज का जो दौर है उसमें निजीकरण करने की दिशा में तेज़ी से कदम उठाया जा रहा है। पुराने मजदूर नेताओं ने लड़कर जिन सुविधाओं को कोल इंडिया में लागू कराया था, आज प्रबंधन उसी को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वेज बोर्ड रहेगा भी या नहीं रहेगा, इसको लेके काफ़ी आशंका है, इसको लेके कोई गारंटी नहीं है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके जो भी कमेंट होंगे, जो भी सजेशन होंगे, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।